हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें, और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी नवंबर एग्ज़ाम के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है। इस बैच का नाम है फतेह बैच 11.0। जो साथी ट्रिपल सी का फॉर्म अभी इस मंथ यानी 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में कभी भी आप अप्लाई करोगे, चाहे आप आज अप्लाई करें, चाहे आप कल अप्लाई करें, और चाहे आप 30 सितंबर को अप्लाई करें, तो आप सबका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के मंथ में कराया जाएगा। और नवंबर मंथ के लिए हमने इस बैच को लॉन्च किया है। यहाँ पर एडमिशन आपके आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपना अभी एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच का प्राइस है 899, लेकिन ये बैच आप सबको मिलेगा 450 रुपये में। बट 5 सितंबर तक इस बैच का प्राइस रखा गया है मात्र 349 रुपये। तो आप सभी 5 सितंबर तक इसे 349 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी का एक कंप्लीट बैच है। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह के क्लास आपको मिलेंगे। इसमें आपको थ्योरी क्लास मिलेंगे, एमसीक्यू क्लास मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको सभी बाइलिंगुअल क्लास मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। तो ट्रिपल सी का एक कंप्लीट बैच है, फुल कोर्स है। आप सभी इस बैच में आ सकते हैं और मात्र 349 रुपये में ही आप ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है? अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद में आपको पेंशन प्रदान करी जाएगी? 50, 60, 45 या 70? बताइए इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। पहले प्रश्न का सभी को जवाब देना है। जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 यानी 60 वर्ष के बाद आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया गया था? बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब स्टार्ट किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 8 अप्रैल 2015 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है, अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए। अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर देखिए, लाभार्थी की जो उम्र है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। यानी अटल पेंशन योजना में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में या 18 से पहले आप इस योजना में नहीं आ सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है? कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है? तो एंटीवायरस का कौन सा प्रकार नहीं है, इसका सही जवाब करेंगे आप सभी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवास्ट, क्विक हील, अवीरा फ्री सिक्योरिटी या स्पाईवेयर। और पूछा क्या है कि एंटीवायरस कौन सा नहीं है, तो स्पाईवेयर यहाँ एंटीवायरस नहीं होगा, बाकी सभी क्या हैं? एंटीवायरस हैं। तो स्पाईवेयर आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर नहीं है? हैं तो वैसे यहाँ पे सभी वर्ड प्रोसेसर, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सा फ्री नहीं है। मतलब एक यहाँ पे ऐसा है जो फ्री नहीं है, कौन सा है?
एबी वर्ड लिखा हुआ है, ओपन ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है और कैलीग्रा वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस ऑफिस वर्ड। ये आपका ओपन सोर्स में नहीं आता है। एमएस ऑफिस वर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। एमएस ऑफिस वर्ड एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो एप्पल कंपनी का कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। एमएस वर्ड, राइटर, पेजेज या वर्डपैड। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेजेज नाम का जो सॉफ्टवेयर है यह एक वर्ड प्रोसेसर है। जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे ये भी होता है और ये एप्पल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया यानी बनाया गया है। तो एप्पल कंपनी का है। जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है ना। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है, वैसे ही पेजेज नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो एप्पल कंपनी का है। अगला सवाल, और यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपके लिए लिखे गए हैं। जैसे पेजेज नाम का जो सॉफ्टवेयर है यह 11 जनवरी 2005 को लॉन्च हुआ था और इसको डेवलप किया है एप्पल इन कॉर्पोरेशन के द्वारा। एमएस वर्ड की बात करें तो अक्टूबर 1983 यहाँ पे होगा ना, अक्टूबर 1983 में एमएस वर्ड आपका बनाया गया था और माइक्रोसॉफ्ट इसके डेवलपर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया चार्ल्स सिमोनी एंड रिचार्ड ब्रॉडी के द्वारा। ये नाम भी आपको याद रखना है। और अगर हम वर्डपैड की बात करें तो ये भी आपका 1955 में डिज़ाइन किया गया। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है, बट विंडोज़ 95 जब आया था तब ये लॉन्च हुआ था 1955 में, ठीक है। और डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो चाहे वर्डपैड हो चाहे एमएस वर्ड हो, ये सब दोनों ही आपके एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। ये 1983 में लॉन्च हुआ था और वर्डपैड विंडोज़ 95 जब आया था 1955 में तब इसको लॉन्च किया गया था। और एप्पल इन कॉर्पोरेशन ने 11 जनवरी 2005 को पेजेज नाम का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। अगला सवाल देखिएगा, लिनक्स में जीनोम का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आपको करना है। लिनक्स में जीनोम का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, सभी को आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका, जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट करेक्ट आंसर इसका होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। निम्न में से पहला वेब ब्राउज़र किसे कहा जाता है? पहला वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? फर्स्ट वेब ब्राउज़र किसे कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, मोजाइक, सफारी या मैक्सथॉन? तो अगर हम पहला वेब ब्राउज़र की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब को ही कहा जाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब को माना गया है 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, जिसे बाद में नेक्सस का नाम दिया गया था। नेक्सस के नाम से भी बाद में इसको जाना गया। और प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोजाइक था, जिसे 1993 में मार्क एंडरसन ने बनाया था, ठीक है। मार्क एंडरसन ने 1993 में इसको डेवलप किया था। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें सही जवाब देना है। जीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है AOL क्या है? व्हाट इज AOL? सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, एंटीवायरस है या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AOL एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डक डक गो क्या है? कई बार ये एग्जाम में पूछता है आपसे कि डक डक गो क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, एक सर्च इंजन का प्रकार है। यानी डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीनोम वेब क्या है? जीनोम वेब क्या है? इसका सही जवाब देना है। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ई कॉमर्स या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पे होगा। 13 में पूछा गया है चाइना में कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा वेब ब्राउज़र चाइना में इस्तेमाल किया जाता है? बाइडू, मोजिला, सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, बाइडू। अगला सवाल है क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? मेन जो आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उस पर क्या नहीं होता है? पिन, CVV नंबर, कार्ड नंबर या इसमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। और जो साथी क्लास में अभी भी प्रेजेंट हुए हैं, आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। देखो, आपका जो डेबिट कार्ड होता है या जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर पिन नंबर नहीं होता है, बाकी CVV नंबर, कार्ड नंबर होता है, लेकिन आपका पिन नंबर नहीं होता है। और डेबिट कार्ड का जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, याद रखना है ना, 4 डिजिट का पिन होता है। और अगर हम बात करें CVV की तो ये 3 डिजिट का होता है। कार्ड नंबर की बात करें तो 16 डिजिट का होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। लिब्रे कैल्क में सेल का अंतिम कॉलम जाना जाता है। लिब्रे कैल्क में जो सेल का अंतिम कॉलम होता है तो अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। देखो, पहले तो ये नाम AMJ था, लेकिन अब नए वर्जन में XFD हो गया है। XFD हो गया है। पहले कॉलम थे 1024, तब AMJ था, अब कॉलम हो गए हैं 16384, तो अब XFD हो गया है। तो अब देख लेना है, कई बार पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा तो कई बार ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कभी होता है कि XFD दिया ही नहीं गया है और ये सवाल पूछा है तो AMJ अवश्य दिया होगा, फिर आपको उस पर कर देना है। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है। तो 16 में आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का पूरा नाम आप सबको बताना है। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है। आपसे क्या पूछा है, ईमेल के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन है ईमेल के फाउंडर। और अगर आपसे पूछें कि जीमेल के फाउंडर कौन है, तो जीमेल के फाउंडर हैं पॉल वचेट, ओके। और ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल क्या मतलब होता है गूगल मेल, है ना। तो जीमेल एक प्रकार का क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जीमेल जो है वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, बताओ। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बना है, तो ये बना है एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, इसका सही आंसर आप दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा पेटीएम से है। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है। और अगर आपसे पूछें कि इसके फाउंडर कौन हैं, तो विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं और 197 कम्युनिकेशन के भी फाउंडर हैं। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर या पब्लिक अकाउंट नंबर या परमानेंट एड्रेस नंबर। तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अगला सवाल है, वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड की लेंथ बताइए। तो वाईफाई में कम से कम पासवर्ड की लेंथ क्या हो सकती है, 8 कैरेक्टर की होती है। 8 से लेकर के और आप 63 कैरेक्टर की लेंथ का पासवर्ड बना सकते हैं। AEPS में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। AEPS में किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो AEPS में आधार कार्ड का यानी आधार नंबर का इस्तेमाल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। 24 में सही जवाब देना है। TCP/IP में लेयर आपको बतानी है। तो TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे हैं OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो 7 लेयर वहाँ पे होती हैं, ठीक है। बट TCP/IP में यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो लेयर होती हैं वो 4 होती हैं। विंडोज़ 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है। जब आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र विंडो 10 में इंस्टॉल होता है। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है, दुकानों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, ऐसा कौन सा सर्च इंजन है। यहाँ पे सही जवाब होगा justdial.com। डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर।
डिजी लॉकर में कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी आपका। अगर हम बात करें कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तब ऑप्शन बी होगा 10 MB का। ठीक है, 10 MB की फाइल को हम डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। और डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना मिलता है? 1 GB का टोटल स्पेस दिया जाता है। ठीक है, 1 GB टोटल स्पेस मिलता है डिजी लॉकर में। अगर आपसे पूछें कितने साइज़ की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो 10 MB की फ़ाइल को हम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में, याद रखना है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फ़ाइल कहाँ सेव होती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फ़ाइल कहाँ पर सेव हो जाती है? जो भी फाइल आपने हार्ड डिस्क से डिलीट कर दी है, तो वो फाइल आपकी कहाँ सेव होगी? रिसाइकल बिन में चली जाएगी। यानी हार्ड डिस्क से अगर कोई फाइल आप डिलीट करते हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ मिलेगा? स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार पर ये ऑप्शन दिया जाता है। कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रीनेम कर सकते हैं? कैल्क में किसी सीट को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो कौन से मेनू में आपको जाना पड़ेगा? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा सीट मेनू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सीट मेनू में आप जा सकते हैं। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? IFSC कोड का पूरा नाम आप सबको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिनका भी SSC का एग्ज़ाम अक्टूबर में है या फिर नवंबर में है, तो आप सभी अक्टूबर बैच को और नवंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप सभी SSC बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।